क्रांति रैंकर्स पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजेश। आप सबको पता है कि हम लोग हड़प्पा कालीन सभ्यता को पढ़ रहे थे और इसी क्रम में आज हड़प्पा कालीन सभ्यता का तीसरा क्लास है। पहले दूसरे क्लास में जो हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो सामान्य बातें थी, जो कुछ फैक्ट था, कुछ जानकारियां थी, उनको हमने देखा था। जैसे हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो कालखंड है उनको देखा था। उसके बाद जो कुछ बातें थी, जैसे उदय कैसे हुआ उनको देखा था, उसके नामांकन को देखा था। साथ ही साथ जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार था उनको हमने देखा था। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विस्तार मुख्य तौर पे हमने देखा था 3 देशों में देखने को मिलता है। पहला अफगानिस्तान वाले क्षेत्र है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र है, भारत वाले क्षेत्र है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो भारत वाले क्षेत्र हैं, भारत वाले क्षेत्र में बहुत सारे राज्यों में इनका क्या बोलते हैं उसको, ये देखने को मिलता है, विस्तार देखने को मिलता है। तो ये सारी बातों को हमने देखा था। साथ ही साथ हमने बताया था कि अभी बस ये नाम कम से कम याद रख लो किस राज्य में है, ठीक है। और अंत में थोड़ा सा एक हम ये टेबल ही बनाए थे कि स्थल का टेबल, साथ ही साथ किस नदी के किनारे है और इसका खोज किसने किया था। तो इनका टेबल बना के हम आपको दे दिए थे, बोले थे कॉपी में इसको ऐड कर लेना, बार बार उसको पढ़ते रहना, याद हो जाएगा। एसएससी जैसे एग्जामों में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आज आते हैं। अब आज का जो क्लास रहेगा केंद्रित वो अर्थव्यवस्था पर रहेगा। जो आर्थिक इतिहास है, हड़प्पा कालीन जो आर्थिक इतिहास है उन पे केंद्रित रहेगा। आप लोग इस क्लास को बढ़िया से लेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना बात किए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का क्लास जो है हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था को देखते हैं। हड़प्पा कालीन जो अर्थव्यवस्था है वो कैसा है, इनको हम लोग हड़प्पा कालीन आर्थिक इतिहास भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो, किसी भी प्राचीन इतिहास में जब किसी भी काल की अर्थव्यवस्था को पढ़ो तो 2-3 चीज को याद रखना है। मैं फिर से बोलता हूं कि यहां भी फैक्ट याद करवा दूंगा चलते चलते, और जगह जो पढ़ने का तरीका है बिल्कुल अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो आप पढ़ते जाओ बस। जो हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था है, किसी भी प्राचीन इतिहास में किसी भी काल की अर्थव्यवस्था को हम कितने आधार पे बांट के पढ़ सकते हैं। देखो, पहला है उनके कृषि को देखेंगे। क्या देखेंगे? उनके कृषि को देखेंगे, उनके कृषि को देखेंगे। 1 मिनट रुक जाएंगे, 1 मिनट बस रुक जाएंगे आप। हाँ, क्या देखेंगे? पहला कृषि को देखेंगे। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं बताओ? दूसरा देखते हैं पशुपालन को देखते हैं, पशुपालन को देखते हैं, ठीक है। पशुपालन को देख लेते हैं। इस कृषि को थोड़ा सा बड़ा कर लो, जब वो बड़ा है तो इनको ही बड़ा कर लो, क्या दिक्कत है। 1 मिनट, इनको थोड़ा सा बड़ा कर लो। हाँ, तो पहला क्या था? कृषि था। दूसरा क्या था? पशुपालन था, ठीक है। तीसरा क्या है? शिल्प है। चौथा क्या है? व्यापार है। पांचवा क्या है? परिवहन है। छठा क्या है? सिक्के हैं। सातवां क्या है? शहर है। अब जब किसी भी अर्थव्यवस्था को आप पढ़ो प्राचीन इतिहास में, खास करके कहां पे? प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास में यदि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो अर्थव्यवस्था में, चाहे वो हड़प्पा काल का हो, चाहे वैदिक काल का हो, चाहे मौर्य काल का हो, चाहे मौर्योत्तर काल का हो, चाहे गुप्त काल का हो, चाहे गुप्तोत्तर काल का हो, कोई भी काल हो, तो आपको क्या देखना है? अर्थव्यवस्था में इतने टॉपिक को पढ़ना है कि उस काल के जो कृषि है कैसा था, क्या साक्ष्य देखने को मिलता है, पशुपालन कैसा था, शिल्प कैसा था, व्यापार कहाँ से होता था, परिवहन कैसा था, सिक्के कैसे थे, शहर कैसे थे। तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे आप पढ़ेंगे। पहली बात समझ में आ गया आपको? बिल्कुल आना चाहिए मेरे दृष्टिकोण से। तो हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं।
एक नया पेज ले लिया जाए। तो पहला बात हम करेंगे, पहला बात कर लेते हैं कृषि पे, फटाफट पढ़ते जाते हैं कृषि पे, ठीक है। ज़्यादा इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट में दूंगा, एकदम संक्षिप्त तरीके से कॉन्सेप्ट जितना हो सके हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। कृषि को हम लोग देखते हैं। तो कृषि में मुख्य तौर पे देखा जाए, यहाँ से पहला चीज क्या है कि मतलब है यहाँ पे अधिशेष की उत्पत्ति थी। अधिशेष का मतलब होता है, पहला क्या है कृषि में, हड़प्पा काल में अधिशेष की स्थिति थी। अधिशेष का मतलब ये होता है जरूरत से ज्यादा उत्पादन होता था, जरूरत से ज्यादा का उत्पादन होता था, जरूरत से ज्यादा उत्पादन होता था, पहली चीज। दूसरा चीज क्या है, जैसे मान के चलो यहाँ पे जैसे कृषि में कई फसलों को साक्ष्य देखने को मिलता है। कई स्थलों से क्या मिलता है, कई स्थलों से, क्योंकि कृषि है तो हम क्या, हड़प्पा काल में, नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। तो यहाँ पे कई स्थलों से फसले की साक्ष्य मिलता है, ठीक है। नोट एग्जाम्पल लिख देंगे आप यहाँ पे, एग्जाम्पल यहीं से याद करेंगे आप। जैसे कई स्थलों से फसलों का साक्ष्य देखने को मिलता है, जैसे हमने बताया था आपको, गेहूं एवं जौ का प्रमाण देखने को मिलता है। गेहूं एवं जौ का प्रमाण देखने को मिलता है, कहां से, हड़प्पा से। हड़प्पा कहां पड़ता है, पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पे। दूसरा हमने बताया था, नहीं बताया था, बता रहा हूं, जो चावल का साक्ष्य कहां से मिलता है, चावल का साक्ष्य मिलता है लोथल से। चावल का साक्ष्य लोथल से मिलता है। जो जौ है, यहाँ पे पूछ देगा, जौ उत्तम किस्म के जो जौ है, ठीक है, उत्तम किस्म के जौ कैसा होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन यदि पूछे उत्तम किस्म के जौ, वैसे हड़प्पा से भी मिलता है, लेकिन उत्तम किस्म के जौ यदि पूछे आपके एग्जाम में, तो आपको क्या बना है, बनावली से देखने को मिलता है, ठीक है। बनावली से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारा चीज और है, यहाँ पे एक दो फैक्ट और याद कर लेंगे। जैसे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, बताओ कोई। रंगपुर से क्या मिलता है, धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, रंगपुर से मिलता है। धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, रंगपुर से मिलता है। आप बार बार इसको याद कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछता है, बताओ हल की आकृति का खिलौना, हल की आकृति का खिलौना कहां से मिलता है, बताओ। हल की आकृति खिलौना कहां से मिलता है, बनावली से मिलता है, ठीक है। याद कर लेंगे इसको। क्या मेरी बातें समझ में आया, तो इनको आप याद कर लेंगे। कई स्थलों से फसलों का उत्पादन, फसलें की साक्ष्य मिलता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सारा इंपॉर्टेंट है, आप बार बार देखने से आपको याद हो जाएगा। और जैसे एग्जांपल और देख सकते हैं हम लोग, जैसे मिट्टी के हलों का साक्ष्य कहां से देखने को मिलता है, मिट्टी के हल का साक्ष्य, मिट्टी के हल के साक्ष्य। फैक्ट इतना दे दूंगा ना, आप याद करते रह जाओगे। मिट्टी के हल का साक्ष्य कहां से मिलता है, बनावली और चेलिस्तान से, बनावली या चेलिस्तान से, चेलिस्तान से। कहां से, बनावली और बताओ चेलिस्तान से, चेलिस्तान से देखने को मिलता है, ठीक है। मिट्टी के हल का साक्ष्य यहीं से मिलता है। हल की आकृति का खिलौना कहां से मिलता है, बनावली से मिलता है। देखो यहाँ पे बनावली ही है। हल की आकृति का साक्ष्य, मिट्टी के हल का साक्ष्य, ये भी बनावली से ही मिलता है या चेलिस्तान से देखने को मिलता है। रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है। लोथल से चावल का साक्ष्य मिलता है। उत्तम किस्म के जौ का साक्ष्य कहां से मिलता है, बनावली से मिलता है। गेहूं एवं जौ का साक्ष्य कहां से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है। आप याद करेंगे। अभी हम बताए, हल रेखा बता दिए थे ना, हल रेखा बताओ, एक मिनट। हल रेखा, हल रेखा नहीं बताए थे ना, हल की आकृति, हल रेखा नहीं बताए थे ना, कालीबंगा नहीं बताए थे। हाँ, एक लिख लो यहाँ पे, हल रेखा का साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है इसको। हल रेखा का साक्ष्य, हल रेखा का साक्ष्य कहां से मिलता है, बताओ। हल रेखा का साक्ष्य कहां से मिलता है, कालीबंगा से मिलता है, कालीबंगा से मिलता है, कालीबंगा से मिलता है। याद कर लेंगे। उसके बाद एक चीज और रखो, जो जल संरक्षण का साक्ष्य है, जल संरक्षण का साक्ष्य है, जल संरक्षण का साक्ष्य है, वो कहां से देखने को मिलता है,
बताओ, जल संरक्षण का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? धौलावीरा से मिलता है, धौलावीरा से मिलता है। बांध बना के जल का संरक्षण करने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? धौलावीरा से मिलता है। आप याद कर लेंगे इसको। बताओ, आप कृषि में इतना चीज याद करना आपको, ठीक है, तो आप इनको याद करते जाएंगे, याद करते जाएंगे। पहला क्या है? अधिशेष की उत्पत्ति है। अधिशेष का मतलब क्या हो गया कि खाने पीने के अलावा वो जो कृषि के उत्पादन है उससे ज्यादा होता था, मतलब वो अपने से ज्यादा चीज का उत्पादन कर, जितना उसको आवश्यकता है उससे ज्यादा का उत्पादन होता था, वो अधिशेष की उपस्थिति होगी। यदि अधिशेष होगा तब तो व्यापार वाणिज्य होगा ना, अधिशेष जब तक नहीं होगा व्यापार नहीं होगा। तो अधिशेष होगा तब तो व्यापार के लिए परिवहन होना चाहिए ना, फिर बताओ। तो ऐसी चीज है। तो कई स्थलों से जैसे हमको कहते हैं, बताओ, कृषि का बहुत सारा साक्ष्य देख रहे हैं। कृषि में क्या क्या आ गया? फसल आ गया। कृषि में किसी चीज का उपयोग करते होंगे मानव, बताओ किसका उपयोग करते होंगे? हल का उपयोग करते होंगे, तो हल का उपयोग करते होंगे। तो इसी में देखो बहुत सारे कृषि का साक्ष्य देखने को मिलता है। तो हम सारा चीज आपको लिखा दिए हैं, आप इनको याद करते जाएंगे, ठीक है, इनको याद करते जाएंगे। जल संरक्षण का साक्ष्य धौलावीरा से मिलता है। तो ये सारा चीज को हम लोग देख चुके हैं। तो ये किससे टॉपिक था? कृषि से संबंधित टॉपिक था। अब हम थोड़ा सा आगे की बात करते हैं, आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या था हम लोग पे बात किए थे? यहाँ पे नेक्स्ट क्या था देख लो यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे? हाँ, कृषि हो गया है। पशुपालन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पशुपालन को अब देखेंगे। इसको देखेंगे, पशुपालन को देखेंगे। पशुपालन को हम लोग देखेंगे, ठीक है, पशुपालन को हम लोग देखें, बिल्कुल देखना चाहिए। क्या मजा आ रहा है पढ़ने में? बिल्कुल आना चाहिए। अब देखो, हम लोग नवपाषाण काल में ही देख चुके थे पशुपालन की शुरुआत कब हो चुकी थी। मानवों ने पशुपालन की शुरुआत पाषाण काल में ही कर चुका था, मध्य पाषाण और नवपाषाण के समय ही कर चुका है। अब मानव जो है पशुपालन का प्रयोग कृषि में करेंगे ना, बताओ। तो बताओ उस समय में कैसे कैसे पशुओं का प्रयोग मानव अपने द्वारा करते थे। तो यहाँ पे कुछ चीज को लिखना है, ठीक है, कुछ फैक्ट है याद करना है। जैसे देखो, ये इस समय में मुख्य तौर पे कौन कौन से पशु देखने को मिलता है? जैसे कुत्ता देखने को मिलेगा आपको, जो पाषाण काल में भी देखने को मिला था। बिल्ली देखने को मिलेगा, कुत्ता बिल्ली देखने को मिलेगा आपको। भेड़ देखने को मिलेगा, बकरी देखने को मिलेगा, मुख्य तौर पे इतने सारे। गाय भी देखने को मिलेगा, भैंस भी देखने को मिलेगा, भैंस भी देखने को मिलेगा, बैल भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे पालतू पशु मानव पालते भी थे, ठीक है। ये सारे पशु देखने को मिलता है। पहला चीज याद रख लेंगे, इसमें से पूछ देगा, बताओ जो हड़प्पाकालीन सभ्यता है उनमें इसमें से कौन कौन से पशु उस समय में देखा जाने की संभावना थी, देखे जाने की साक्ष्य मिलता है। तो आप थोड़ा सा याद रखिए। जो अभी देखो आपके नजर में जो भी पशु है, आपके घर में जो भी पशु पाले जाते हैं वही पशु है। कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, बकरी है, ठीक है, भैंस है, बैल है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोग देख लेंगे, ठीक है। गाय है, तो ये सारी चीज को आप लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पशुपालन में और क्या देखना है? जैसे मान के चलो जैसे यहाँ पे घोड़े का, जैसे मान के चलो यहाँ पे देखो एक चीज है यहाँ पे, थोड़ा सा याद रखेंगे इसको। जो हड़प्पा वासियों के बीच, हड़प्पा वासियों घोड़े से प्रचलित थे या नहीं, इसको लेकर के विवाद है। क्या है? विवाद है। लेकिन एक चीज आप नोट करके लिख ले, हड़प्पा काल में एक स्थल पड़ता है जिस स्थल का नाम है सुरकोटदा। कहाँ पड़ता है? आप लिखेंगे सुरकोटदा कहाँ पड़ता है। हमें बताया था आपको सुरकोटदा कहाँ पड़ता है, आप लिखेंगे कमेंट में। सुरकोटदा में घोड़े के हड्डियों का वास्तविक अवशेष देखने को मिलता है। ये क्या है? अपवाद है, ठीक है। हड़प्पावासी क्योंकि सिर्फ एक जगह से मिलता है, जब वो प्रचलित रहा था तो सब जगह मिलता ना। तो ऐसा देखने को मिलता है कि सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों का वास्तविक अवशेष मिलता है, लेकिन और जगह पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो
उस समय जो अभी के जो इतिहासकार है उनका कहना है कि ये हम कन्फर्म नहीं कह सकते कि हड़प्पावासी जो थे वो घोड़े से प्रचलित थे ही या नहीं, क्योंकि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहां पे कहीं न कहीं घोड़े से लोग परिचित थे, लेकिन हड़प्पावासी घोड़े से प्रचलित नहीं थे उस समय में। तो इससे ये भी स्पष्ट ये हो रहा है कि कहीं न कहीं उस सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के लोगों ने नहीं किया है, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का विकास। यदि वो लोगों इस सभ्यता का विकास करते तो कहीं न कहीं यहाँ भी क्या देखने को मिलता, घोड़े देखने को मिलता। क्या मेरी बातें समझ आ रही? लेकिन कहीं कहीं से देखने को मिलता है सुरकोटदा से। हो सकता है उस समय में मेसोपोटामिया से हमारा व्यापार चलता हो, वो अपने घोड़ा एक दो ला करके यहाँ पे रख दिया हो, तो वो एक विवाद का विषय है। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। बताओ, ठीक है। तो आप पशुपालन को भी आपने देख लिया कि उस समय में ज्यादातर कौन से पशु थे, क्या साक्ष्य मिला, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मिला यहाँ पे, घोड़े की हड्डियों का वास्तविक अवशेष देखने को यहाँ पे मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा बताए थे जैसे कृषि हो गया और पशुपालन हो गया, तीसरा देखते हैं हम लोग शिल्प को। क्या देखते हैं? शिल्प को। याद रखना, किसी भी प्रकार के जो नगरीय सभ्यता है वहां पे नगरीय सभ्यता तभी आएगा जब वहां पे शिल्प का डेवलपमेंट होगा, शिल्प का विकास होगा। मुख्य तौर पर देखा जाए, शिल्प जो होता है वो व्यापार के लिए एक विशेष महत्व रखता है, और हड़प्पा में भी ये देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में जो शिल्प है वो देखने को मिलता है। बहुत प्रकार के शिल्पों की जानकारी है, जैसे धातु से निर्मित शिल्प देखने को मिलता है, मिट्टी से निर्मित शिल्प देखने को मिलता है, पत्थर से निर्मित शिल्प देखने को मिलता है। तो बहुत सारा ये चीज है, तो हम एक एक करके सबको देखते हैं। जैसे मान के चलो क्या क्या देखने को मिलता है बताओ। हम यहीं पे थोड़ा थोड़ा करके लिख लेते हैं, ठीक है। शिल्प में क्या क्या है, पहला मान के चलो पहला क्या क्या देखने, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ। जैसे मान के चलो हम कहेंगे बहुत प्रकार का शिल्प देखने को मिलता है, जैसे धातु से निर्मित शिल्प, धातु से निर्मित शिल्प, धातु से निर्मित वस्तुएं, ठीक है, लिखो। धातु से निर्मित वस्तु में क्या क्या बोलो देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे शिल्प में क्या क्या देखने को मिलता है धातु से निर्मित वस्तुओं में, जैसे यहाँ पे आपको उस समय में जो सोना मिलेंगे, सोना से वस्तु का निर्माण किया जाता था, आभूषण बनते थे, बर्तन बनते होंगे, ज्यादातर आभूषण बनते होंगे। वहां पे उस समय में चांदी भी देखने को मिलता है हड़प्पा काल में। कांसा का भी ज्ञान हो चुका था, आप सबको पता है, सोना चांदी कांसा का भी ज्ञान था। लेकिन हड़प्पा काल में एक नोट लिख के लिखेंगे कि लोहे के ज्ञान का अभाव था, ठीक है, लोहे के ज्ञान का अभाव था। इस समय लोहा का ज्ञान मानवों के पास नहीं था, लेकिन सोना चांदी कांसा की जानकारी उस समय में लोगों के पास थे, ठीक है। तो ये जो धातु है, ये सारे धातु सोना चांदी तांबा, इनका यूज करते होंगे ये लोग, किस चीज में करते होंगे बताओ। जैसे हो सकता है आभूषण बनाने में भी करते होंगे, ठीक है। बर्तन बनाने में, जैसे चांदी कांसा है, उनको बर्तन में मिलाते होंगे ये लोग, ठीक है, बर्तन में ही करते होंगे। साथ ही साथ बहुत सारे उपकरण बनाते होंगे, ठीक है, मूर्ति भी बनाते होंगे, मूर्तियां बनाते होंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज है। तो बताओ, ये शिल्प हो गए ना, आभूषण बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, उपकरण बना रहे हैं, मूर्तियां, किससे? धातु से निर्मित वस्तुओं, ये है आभूषण, बर्तन, उपकरण, मूर्तियां। तो धातु से भी उसने क्या किया, शिल्प बना रहे हैं, आभूषण, बर्तन, उपकरण, मूर्तियां। तो बताएंगे इसे, बताओ, क्वेश्चन पूछ देगा, बताओ इसमें से हड़प्पाकालीन सभ्यता में किस धातु का प्रयोग मानवों के द्वारा किया जाता था? तो सोना चांदी कांसा, लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो ये चीज है, एक चीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे मान के चलो दूसरा क्या देख देंगे, मिट्टी से निर्मित, क्या, मिट्टी से निर्मित, एकदम बढ़िया से पढ़ो, घबराना नहीं है। मिट्टी से निर्मित, बोलो, बताओ क्या क्या हो गया। आप सबको पता है बड़ी संख्या में खिलौना देखने को मिलता है, बड़ी संख्या में, अभी आपको इससे पहले बताया, बड़ी संख्या में खिलौना, मिट्टी से बड़ी संख्या में खिलौना देखने को मिलता है, ठीक है।
और कहा जाता है कि ये सारा चीज़ है। बड़ी संख्या में मिट्टी का बर्तन देखने को मिलता है, बड़ी संख्या में खिलौना देखने को मिलता है, बड़ी संख्या में बर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। और जो ये मिट्टी है, इस पे बहुत सारे प्रकार का रंगों का भी प्रयोग किया गया है। इसके जो बर्तन है, इस बर्तन पे कहा जाता है कि मुख्य तौर पे बर्तन पे जो है मुख्य तौर पे जो काले रंग है, काले और जो लाल रंग है, काले और लाल रंग, इनका सर्वाधिक उपयोग किया गया, सर्वाधिक उपयोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कहा जाता है कि इस बर्तन पे बहुत मतलब क्या बोलते, वृक्ष को भी अंकित किया गया। वृक्ष की जो आकृतियां है, जो वृक्ष है, वृक्ष etc की आकृतियां अंकित किया गया, ठीक है। तो मिट्टी से निर्मित तो बहुत सारा चीज मिलता है, जैसे बड़ी संख्या में खिलौना मिलता है, बर्तन मिलता है, और इस खिलौना पे, बर्तन पे काले लाल रंग का सर्वाधिक उपयोग किया गया है, ठीक है। और उस पे, बर्तन पे या खिलौना पे वृक्ष, मतलब जो पेड़ पौधा होता है, वृक्ष होता है, उनके चित्रण को भी अंकित किया गया उस पे, ठीक है। तो ये सारा चीज है। क्या मेरी बातें समझ में आया? वृक्ष हो गया जो एक तरह से कहा जाए उस पे अंकित किया गया है। तो आपने क्या देखा, मिट्टी से निर्मित शिल्प को भी आपने देख लिया। उस समय में मिट्टी से निर्मित शिल्प का भी ये था, ज्ञान था। आप यहीं से क्वेश्चंस का आंसर देंगे। खिलौना का साक्ष्य, अभी आपने क्या देखा, हल वाले खिलौना, मिट्टी के हल वाले खिलौना का साक्ष्य कहां से मिला है? आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम कृषि में आपको ये चीज बता चुके हैं। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पत्थर से निर्मित, पत्थर का तो ज्ञान होगा ही होगा, क्योंकि जो ज्ञान पहले से था वो तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पत्थर अभी भी हम लोग, जो सिलवट्टा है उनका उपयोग अभी भी कर रहा है। कुछ चीज ऐसा है जिनका उपयोग मानव अभी भी कर रहा है। मिट्टी से निर्मित जो अभी सिर्फ अभी भी करते हैं हम लोग, कुछ चीज जैसे किसी पर्व त्योहार में जो मिट्टी से निर्मित बर्तन होते हैं उनका उपयोग हम लोग करते हैं। दिया को जानते हो, दिया, उसको भी हम लोग अभी करते हैं, मिट्टी के दिया का यूज करते हैं हम लोग, बहुत जगह पर ऐसा होता है। मिट्टी के बर्तन का भी अभी भी कर रहे हैं हम लोग, खिलौना का भी, मिट्टी के खिलौना का यूज भी अभी हम लोग करते हैं। तो ये सारा चीज है। तो ये सारा चीज देखो, शिल्प का मतलब क्या होता है? व्यापार। अभी आप एक फर्म बन गया ना कि वो वहां पर उत्पादन कर रही है सारी चीज का, तो अब ये क्या करेंगे, कहीं न कहीं एक्सचेंज करेंगे, यहां से वहां भेजेंगे, फिर जैसे शिल्प होगा तो फिर व्यापार आ जाएगा, वहां पे परिवहन आ जाएगा वहां पे। तो ये सारा चीज हम देख रहे हैं कि वहां पे जैसे कृषि का उत्पादन भी हो रहा है, शिल्प भी हो रहा है, शिल्प का डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे शिल्प का डेवलपमेंट हो रहा है? मिट्टी से निर्मित हो गया, पत्थर से निर्मित हो गया, धातुओं से निर्मित हो गया। धातु वाले ज्यादा महंगा होंगे, जो उस समय ज्यादा धनिक व्यक्ति होंगे वो धातु के गहने पहनते होंगे। पत्थर का गहना तो चलता ही होगा ना, क्योंकि हड्डियों का गहना तो देखा था, पत्थर का गहना अब थोड़ा सा मानव में विकास क्रम आया है तो वो धातुओं का गहना पहनना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको सबको पता है ना कि मानव नवपाषाण काल से ही देखा जाता है कि कहीं न कहीं वो आभूषण के प्रति ज्यादा सचेत थे। आभूषण उन्हें अच्छा लगता था, आभूषण उनसे कनेक्ट हो रहा था। तो अब ये धीरे धीरे क्या होगा, आभूषण के प्रति और कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो पत्थर में बोलो बहुत सारे मनके देखने को मिलता है पत्थर में, पत्थर के मनके देखने को मिलता है, मूर्तियां देखने को मिलता है, पत्थर के मनके और मूर्तियां देखने को मिलता है। पत्थर के मनके देखने को मिलता है, मूर्तियों देखने को मिलता है, बहुत सारे हड़प्पा स्थल से इनका साक्ष्य देखने को मिलता है। आप लोग इसको, ठीक है, ज्यादातर जो जैसे मान चलो मूर्तियां, मनके है, मोहरों देखने को मिलता है, पत्थर के मोहरों भी देखने को मिलता है, ठीक है, पत्थर के मोहर भी देखने को मिलता है। यहां पे एक चीज नोट करके लिख लेना, ज्यादातर जो होता है आपको ना कि जो शेलखरी नामक पत्थर है, शेलखरी नामक पत्थर से, शेलखरी नामक पत्थर से, शेलखरी नामक पत्थर से उस समय में क्या किया जाता था? शेलखरी नामक पत्थर से
मोहरे का निर्माण किया जाता था। अधिकांशतः यदि देखा जाए तो उस समय जो पत्थर से मोहर निर्मित की जाती थी तो वहां पे सेलखड़ी नामक पत्थर से ही किया जाता था। आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता कभी हड़प्पा काल में किस पत्थर का उपयोग मोहर बनाने में करते थे, तो याद रखेंगे सेलखड़ी से। ठीक है, क्या मेरी बातें समझ में आई ना? तो आपने क्या देखा, पत्थर से भी सिल्क बना लिया हमने, सेलखड़ी नामक पत्थर से हमने मोहर को निर्मित कर लिया। क्या मेरी बातें समझ में आ रही ना? मनके भी बनेंगे, बहुत सारी मूर्तियां भी बनेगा। जैसे एक चीज और देखो, यहाँ पे जो मोहरे हैं जैसे मान चलो मोहरों हैं, इस मोहरे में क्या देखा जाता है, हड़प्पाई लिपि उत्कीर्ण किया गया है, मतलब खोदा गया है, उस पे उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, उस पे बड़ी संख्या में उस जो मोहर है उसमें पशु को उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, जब आप हड़प्पा काल में मोहर को देखेंगे तो वहां पे हड़प्पाई लिपि में आप कमेंट में लिखेंगे जो हड़प्पाई लिपि थे उनको क्या कहते हैं। ठीक है, पिक्टोग्राफिक टाइप का हम बोले थे, एक शब्द हम वहां पे यूज किए थे, उस्टो, याद रखना। तो वो शब्द आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो जब उनके मोहर को देखा जाता है तो उनके मोहर में जो लिपि है, किस टाइप की लिपि को उत्कीर्ण किया गया है, बताओ। उसके जो लिपि है वहां पे ज्यादातर उस लिपि में पशुओं को मतलब क्या बोलते हैं, जैसे हड़प्पा का ही मोहर है तो हड़प्पा कालीन मोहर में ज्यादातर यहाँ पे जो क्या बोलते उसको, पशुओं को चित्रण किया गया है। बहुत सारे पशु को यहाँ पे चित्रण किया गया है। ठीक है, बहुत सारे पशु को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये याद रख लेना थोड़ा सा। मोहर में क्या याद रखना है कि उस समय जो मोहर की प्राप्ति होती थी वो सेलखड़ी नामक पत्थर से होती थी। मोहर में बड़ी संख्या में पशुओं को उत्कीर्ण किया गया। ठीक है, और मोहर में क्या देखने को मिलता है, हड़प्पाई लिपि देखने को मिलता है, हड़प्पाई लिपि देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में पशु को उत्कीर्ण किया गया, याद रख लेंगे इसको। यहाँ पे एक नोट इंपॉर्टेंट और है, लिख लेंगे यहाँ पे ऐसे करके। सर्वाधिक मोहर जो है, सर्वाधिक जो मोहरे हैं, मोहरों का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है। एटलीस्ट मुझे लगता है यहां से लगभग में 1200 प्लस मोहर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो सर्वाधिक मोहरों का साक्ष्य है वो कहां से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है। उस समय मोहरों में किस टाइप के पत्थरों का यूज करते थे मानव, सेलखड़ी नामक पत्थरों का यूज करते थे। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको हमने पत्थर में क्या क्या बता दिया, एक मिनट, पत्थर में हमने आपको मोहर को बता दिया, एक मिनट हेडिंग कर देंगे इसको। हमने मोहर को आपको बता दिया, मोहर को आपके समक्ष रख दिया। अब थोड़ा सा हम लोग करते क्या है ना कि मूर्तियां को भी देख लेते हैं। कुछ चीज यहाँ पे मूर्तियां में भी इंपॉर्टेंट है, हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट। तो ये हो गया, मोहर को हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे मान के चलो मनके को भी देख लेते, पहले मनकों को देख लेते हैं कि मनकों का भी यूज उस समय किया गया है। तो जैसे मनका भी ज्यादातर किससे बनता था, सेलखड़ी से ही बनता था। मनका किससे बनता था, सेलखड़ी से निर्मित, पहला चीज। मोहर भी किससे, सेलखड़ी से निर्मित था। ठीक है, इनका उपयोग मनका का उपयोग क्यों करते थे ये, मनका का उपयोग ये सबसे पहला चीज आभूषण में करते होंगे।
ठीक है। और पशुओं की पहचान के लिए देखो, ये मनका किसको पहनाया जाता था? पशु को पहनाया जाता था। और जो नीचे तबके के लोग होते, हो सकता है वो भी इस आभूषण का यूज करते होंगे। जो धातु के आभूषण का यूज नहीं कर पाते होंगे वो ये आभूषण का यूज करते होंगे, तो वो करते होंगे। और पशुओं को, जैसे अभी भी हम लोग के इसमें है कि हम लोग जैसे पशुओं को भी आभूषण पहनाते हैं, गला में डाल देते हैं, ठीक है, सर पे डाल देते हैं, तो अभी भी ये प्रथा प्रचलित है। तो पशुओं की पहचान के लिए मनकों का यूज करते होंगे। किससे निर्मित थे ये? किससे निर्मित थे? सेलखड़ी से निर्मित थे। तो याद रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा नोट करके लिख लेंगे, याद रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मनकों निर्माण केंद्र है, मन के निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र था, महत्वपूर्ण केंद्र, वो सबसे ज्यादा, इसको यहां लिख दे क्या, यहीं पे लिख देते, ठीक है, इसको यहां पे लिख दिया, यहीं पे लिख देते। जो कौन कौन थे? चाणहुद्रो, याद रखेंगे, चाणहुद्रो क्या थे बताओ? चाणहुद्रो, दूसरा लोथल, ठीक है, लोथल। मनकों निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र कौन से? चाणहुद्रे। ऑप्शन आता है चाणहुद्रे, लोथल तो कभी कभी आता, लेकिन चाणहुद्रे आएगा बार बार कि मनक निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा काल में कौन से थे? तो आप क्या कहेंगे? चाणहुद्रो, ठीक है। आभूषण सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? किस जगह से आभूषण का साक्ष्य? चाणहुद्रे से। किस किस टाइप का आभूषण? धातु से निर्मित आभूषण, ठीक है, पत्थरों से निर्मित आभूषण। तो ये सारा चीज है। क्या मेरी बात तो समझ में आ रही है? ठीक है। अब और कुछ चीज है, जैसे मान के चलो, यहां पे हम लोग क्या क्या देख चुके थे? पत्थर हो गया, ए बी सी, उसके बाद सी हो गया, इसमें मन के मूर्तियां मोहर देख लिए थे, उसके बाद मोहर देख लिए थे, ठीक है। पत्थर की मूर्ति भी देख चुके थे, पत्थर से मूर्ति का निर्माण किया जाता था, और मोहर भी देख चुके थे। हाँ, तो ये क्या नंबर था? सी। अब थोड़ा सा हम लोग अगला देखते हैं, क्योंकि मिट्टी से जो निर्मित, पत्थर से जो निर्मित थे, उसमें मोहर थे, मनके थे, मूर्तियां थी। और अब आ जाते हैं हम लोग डी पे, ठीक है। जैसे उस समय पक्की ईंट का भी निर्माण होने लगा। अभी का जो पक्की ईंट है वही पक्की ईंट उस समय में, जैसे पक्की ईंट, ठीक है, पक्की ईंट, पक्की ईंटों का निर्माण। कहने का मतलब क्या? नवपाषाण काल तक आपने क्या देखा था? कच्ची ईंट का मानव प्रयोग करते थे। अब क्या हो गया? पक्की ईंट का निर्माण शुरू हो गया, ठीक है। पक्की ईंट का निर्माण मानवों ने शुरू कर दिया। आज की तरह, जो आज के समय में जो जिस तरह से पक्की ईंट का निर्माण किया जा रहा है, वही पक्की ईंट हड़प्पा कालीन सभ्यता में भी खोज हो चुकी। सोचो कितना साल पुराना काल है। अभी जो हम जिस ईंट का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी उस टाइम उस ईंट का प्रयोग करते थे। तो पक्की ईंटों का निर्माण हड़प्पा कालीन सभ्यता में हो चुका था। ज्यादातर हमें देखने को मिलता है, जैसे मान के चलो ये हो गया, ठीक है, पक्की ईंट हो गया। पक्की ईंट का निर्माण मतलब ये भी एक शिल्प हो गया ना, उत्पादन हो रहा है ना, प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो ये हो गया। चौथा क्या हम लोग देखेंगे? जैसे कपड़ों का निर्माण। कपड़ों का निर्माण आप सबको पता है, कपास की खेती की शुरुआत हो चुकी थी नवपाषाण काल में। तो बताओ, जब सूती वस्त्र, कपास के कपड़ों से ही क्या बोलते, कपास की खेती करेंगे मानव, उसके बाद उससे वस्त्र तैयार करेंगे। तो मोहनजोदड़ो में देखा जाता है कि मनुष्य अब क्या करना शुरू कर दिए हैं? कपड़ा पहनना। क्योंकि देखो एक चीज बता रहा हूं, आपने देखा था पूरा पाषाण काल में मानव एकदम पूरा कपड़ों का प्रयोग नहीं करते थे। मध्य पाषाण में भी आपने देखा कपड़े का प्रयोग नहीं करते थे। नवपाषाण उसने क्या किया? कपड़े पहनना शुरू कर दिया, कपड़े का ज्ञान हो गया उसको, क्योंकि नवपाषाण में ही कपास का उत्पादन शुरू हो गया था। अब जो है मानव क्या करेंगे? जो हड़प्पा काल है, उस समय में
कपड़ा का इंडस्ट्री लगाना शुरू कर देंगे, शिल्प बनाना शुरू कर देंगे, अब कपड़े उत्पादन शुरू कर देंगे, अधिशेष एक दूसरे को कपड़ा क्या करेंगे, बेचना शुरू कर देंगे, कपड़े का व्यापार करना शुरू कर देंगे मानव। ठीक है, तो कपड़े का निर्माण देखिए, जैसे एग्जाम्पल मिलता है, जैसे मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है, देखो मैं इतना बढ़िया से अरेंजमेंट किया क्लास का कि आपका एक फैक्ट भी नहीं छूटे और आपका कॉन्सेप्ट भी ना छूटे, सारा चीज कवर हो जाए, क्योंकि आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे हो तो हर चीज को पढ़ो। ठीक है, बताओ कैसे हो, ठीक है सब चीज ठीक है। तो हमको ये सारा चीज देख चुके थे। यहाँ पे एक चीज और लिखो, थोड़ा सा नोट में एक चीज और लिख लो। ठीक है, जैसे मान के चलो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, बताओ हाथी के दांत का वस्तु, जैसे हाथी दांत से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। हो सकता है बहुत सारे उपकरण बनाए जाते होंगे, हथियार बनाए जाते होंगे, तो कहीं कहीं से हाथी दांत से वस्तुओं का भी निर्माण देखने को मिलता है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कहां से मिलता है, ये मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है, लोथल से देखने को मिलता है। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि हाथी दांत की वस्तुओं का भी निर्माण, कहने का मतलब क्या, उस समय में हाथी का प्रसार था हमारे हड़प्पा कालीन सभ्यता में, घोड़ा का साक्ष्य कहीं कहीं से मिलता है। ठीक है, था हाथी का प्रचलन था, ये याद नहीं रखना मोहनजोदड़ो से मिलता है हाथी, ये सब याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। ठीक है, हाँ ये याद रख लेना है। तो बताओ ये सारा चीज हो गया ना। तो हम लोग क्या देख लिए, कृषि देख लिए, पशुपालन देख लिए, शिल्प देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, व्यापार। क्या देखेंगे, व्यापार। कृषि होगा, पशुपालन कृषि को मदद करेंगे। जब कृषि होगा तो धीरे धीरे देखो कृषि, उसके बाद शिल्प हो जाएगा, अधिशेष कुछ उत्पत्ति है तो मानव क्या करेंगे, बहुत सारे पत्थरों से, बहुत सारे धातुओं से, ठीक है, वस्तुओं का निर्माण करेंगे, आभूषण का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो जैसे कपड़े का भी कहीं कहीं साक्ष्य मिलता है मोहनजोदड़ो, और तो ये सारे क्या शिल्प है। हमने ये भी बताया पक्की ईंट का भी साक्ष्य देखने को मिलता है, पक्की ईंट का भी साक्ष्य देखने को मिलता है, और आज के जैसा ही साक्ष्य देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग आ जाते हैं व्यापार पे। क्या पे, व्यापार पे। इनको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। क्या देखो, इस समय में मुख्य तौर पे यदि देखा जाए दो तरह के व्यापार देखने को मिलते हैं। ठीक है, दो तरह के व्यापार देखने को मिलते हैं। एक होता है बाह्य व्यापार, एक होता है आंतरिक व्यापार। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। बाह्य व्यापार का मतलब हो गया समुद्र से व्यापार करते थे, समुद्री व्यापार। और ये हो गया जैसे एक शहर से दूसरे शहर हो गया, जैसे गांव के बीच में, जैसे गांव से शहर के बीच में व्यापार होता होगा, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में व्यापार होता होगा। कहने का मतलब क्या, एक स्थल से दूसरे स्थल। बाह्य व्यापार का मतलब हो गया कि उस समय व्यापार का कोई एक समुद्री साधन होगा, समुद्र में भी साधन होगा। ठीक है, जैसे मान के चलो, जैसे ये अभी बताए थे हम, जो ये वाला इलाका है, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या हिंदुकुश है, क्या है, हिंदुकुश है, अफगानिस्तान वाला पार्ट है इधर। तो हो सकता है कि इस वाले क्षेत्र में भी व्यापार करता हो, ठीक है, या इधर के लोग इधर करते होंगे व्यापार, इधर के लोग इधर करते होंगे व्यापार। क्या मेरी बातें समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। हिंदुकुश से पश्चिम वाले क्षेत्र में, हिंदुकुश से पश्चिम के क्षेत्र में बाह्य व्यापार था, यानी कि अंदर से बाहर। हम हड़प्पा कालीन जो भी स्थल थे
उसके अलावा वो कहीं न कहीं बाहरी लोग से भी व्यापार करते थे। हम लोग आगे देखते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आया? तो उस समय में किस तरह के व्यापार देखने को मिलता है? दो तरह का व्यापार, पहला बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार देखने को मिलता है। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। जैसे देखो, वह व्यापार में मुख्य तौर पर देखें तो कहा जाता है कि जैसे मेसोपोटामिया के साथ हम व्यापार करते होंगे, साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे फारस की खाड़ी से व्यापार करते थे। देखो, फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र में कहां से व्यापार करते होंगे? लोथल से साक्ष्य देखने को मिलता है। फारस की खाड़ी वाले जो जगह हैं उसके साथ हम व्यापार करते थे, उसके अगल बगल वाले क्षेत्रों से हम व्यापार करते थे। उनका साक्ष्य हमें लोथल से देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है, तो हम पढ़ेंगे आगे अभी। तो बाह्य व्यापार में मेसोपोटामिया हो गया, फारस खाड़ी वाले क्षेत्र, यानी कि मतलब जो एक तरह से कहा जाए हिंदकुश पर्वत के जो पश्चिम वाले क्षेत्र थे, वहां पे इस तरह का व्यापार हम लोग को देखने, ये वाले क्षेत्र में ठीक है, अब वो मैप पे जाके देखिएगा। तो ये सारा चीज है, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। और आंतरिक में देख ही लिया आप लोग। क्या मेरी बात समझ में आया? वह व्यापार देख लिया ना। और ये जो व्यापार थे काफी विकसित अवस्था में थे, ऐसे नहीं, बहुत विकसित टाइप के व्यापार करते थे ये लोग। ठीक है, तो ये सारा चीज है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये चीज को देख लिया। और ऐसा जानकारी जो हम मेसोपोटामिया के साथ जो हम व्यापार कर रहे थे, ऐसा जानकारी हमें कहाँ देखने को मिलता है कि जो मेसोपोटामिया के लेख है, मेसोपोटामिया के लेख में, ठीक है, हड़प्पा से व्यापार का उल्लेख मिलता है। पता है वहां पे मेसोपोटामिया की जो लेख है, वहां हड़प्पा के लिए जो हड़प्पा है उनके लिए एक शब्द का उपयोग किया गया है जिसको बोलते हैं मेलुहा। क्या बोलते हैं? मेलुहा। तो आप एक चीज याद रखेंगे, हड़प्पा को मेलुहा भी कहा गया। क्या कहा गया? मेलुहा भी कहा गया, मेलुहा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। उसके बाद आंतरिक व्यापार भी चलता था, जो अंदर वाला व्यापार था। आंतरिक व्यापार आप सबको पता है। जैसे मान के चलो, हम बताए थे कि अभी जिस तरह से मनके जैसे शिल्पों का उपयोग करना शुरू कर दिया मानवों ने। मनके से आभूषण बनाते थे। ठीक है, साथ ही साथ मोहर, पत्थरों से मोहर हो गया। उसके बाद बहुत सारे जो कपड़े थे, पक्की ईंट थी। ठीक है, धातु से निर्मित कुछ चीजें थी, उनसे भी कुछ चीज का निर्माण किया जाता था। तो मुख्य तौर पर यदि देखा जाए कि एक गांव से दूसरे गांव में भी जैसे बर्तन हो गया, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज एक गांव से दूसरे गांव में क्या करते होंगे, इनका ये किया जाता होगा। ठीक है, साथ ही साथ जैसे मान के चलो कि अभी हम बता रहे हैं धातु से निर्मित वस्तुएं हैं। ठीक है, तो धातु से निर्मित वस्तुओं का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होता होगा। तो आंतरिक व्यापार में आप क्या देख रहे हो, शहर से शहर भी होता है, शहर से गांव भी होता, गांव से शहर भी होता है। जैसे अभी हमको जैसे मिट्टी की बर्तन चाहिए, तो मिट्टी का बर्तन का निर्माण कौन, गांव वाले लोग करेंगे। तो गांव से वो कहां ट्रांसफर करेंगे, शहर करेंगे। अब जैसे चांदी है, तो चांदी का उत्पादन कहीं से हो रहा है, तो एक जगह से दूसरी, एक जगह पे कोई धनी व्यक्ति है, वो व्यापार करेंगे, दूसरे जगह के लोगों को भेजेंगे। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, ये व्यापार होगा। तो गांव से गांव, शहर से शहर, शहर से गांव, तो इस तरह के आंतरिक व्यापार चलते थे। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि हड़प्पा में दो तरह की बातें थी, ज्यादातर शहर थे लेकिन कुछ गांव भी थे। ठीक है, तो जैसे मान आंतरिक व्यापार में हम जैसे देख, याद पूछा जाता, मतलब आंतरिक व्यापार में हड़प्पा काल में तांबे का साक्ष्य कहां से देखने को मिलता है? तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहां, तांबे का आयात हड़प्पा काल के लोग कहां से करते थे?
बताओ। हड़प्पा काल के लोग तांबे का उत्पादन कहां से करते थे? राजस्थान से। राजस्थान में जगह पड़ता है खेतरी, वहां से करते थे। ठीक है। इस तरह से तीन अफगानिस्तान से मंगाते थे, ठीक है। सोना कर्नाटक अभी भी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे कौन सा जगह इंपॉर्टेंट है, भूगोल में पढ़े होंगे आप। शंख बता, गुजरात, ठीक है। और ये तो हो गया, मान के चलो ये तो तीनों हो गया, धातु, तांबा, टीन, सोना, ठीक है। जैसे मान के चलो हम बोलते शंख कहां से? गुजरात से, ठीक है। शंख गुजरात से हो गया। अच्छा गुजरात तो लिखा दिया ना, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। जैसे मान के चलो अभी सेलखड़ी जो पत्थर थे वो कहां से मंगाते थे? सेलखड़ी पत्थर कहां से मंगाया जाता था? गुजरात से भी और राजस्थान से भी, याद रख लेंगे इसको, ठीक है, याद रख लेंगे उसको, ठीक है। एक चीज और लिखो यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो था ना, ये किधर गया? एक मिनट रुक जाएंगे आप थोड़ा सा। ये तांबा राजस्थान की खेतरी के साथ साथ और लिख लेंगे यहाँ पे, और ओमान से भी आता था। ये क्या बोले थे हम, फारस की खाड़ी वाले जो क्षेत्र है उनके साथ भी हमारा व्यापार चल रहा था, ठीक है। तो ओमान वहां पड़ता है, तो ओमान से तांबा राजस्थान से, राजस्थान की खेतरी से, टीन अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से, शंख गुजरात से, ठीक है। शंख दो बार लिखा गया ना, शंख गुजरात से हो गया। उसके बाद सेलखड़ी नामक पत्थर कहां से? गुजरात और राजस्थान से। तो ये सारा चीज को हमने देख लिया। अब जैसे मान के चलो व्यापार हो गया, तो व्यापार के लिए क्या चाहिए? जैसे बाह्य व्यापार के लिए हमें परिवहन चाहिए। बिना परिवहन का कुछ कर सकते नहीं कर सकते, तो हमें क्या चाहिए? परिवहन भी चाहिए, परिवहन चाहिए हमें, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। देखो इस काल में जो है स्थल परिवहन की भी बात होती है और उसके बाद जल, दोनों परिवहन की बात होती है। स्थल परिवहन के साथ साथ जल परिवहन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखा जाता है, एक एग्जांपल है लोथल से मिट्टी के नाव एवं डॉकयार्ड किसको बोलते हैं? बंदरगाह को, बंदरगाह के साक्ष्य मिला है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। लोथल से मिट्टी के नाव एवं डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है, बार बार बोलते, याद कर लेना इसको। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे पीसीएस में पूछा गया है, बहुत सारे जो वनडे कंपेटिटिव एग्जाम कोई भी हो, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक चीज और याद रखना, जैसे सड़कों पर बैलगाड़ी चलने का साक्ष्य कहां से मिलता है? बनावली से मिलता है। हमने क्या कहा था कि इस काल में जो पशुपालन में एक पशु कौन थे? बैल थे, गाय थे, ठीक है। और बहुत सारे पशु थे, यहाँ पे कुत्ता देखने को मिलता है, बिल्ली भी देखने को मिलता है। तो खास तौर पे यहाँ पे देखा जाता है कि जो स्थल वाले जो परिवहन थे वो बैलगाड़ी थे। जो अभी भी कुछ दिन पहले हमने भी देखा इस चीज को, बैलगाड़ी वाला जो ये कॉन्सेप्ट था, ये जो परिवहन था, हमने भी कुछ देखा अपने समय में। लगभग में मुझे लगता है कि 5-6 साल पहले, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है ये वाला जो विरासत, अभी भी देखने को मिलता है। तो ये कब से शुरू है? हड़प्पा काल से ही शुरू है। बैलगाड़ी चलने का साक्ष्य बनावली में देखने को मिलता है, याद कर लेंगे। लोथल से डॉकयार्ड, मिट्टी के नाव एवं डॉकयार्ड की प्राप्ति लोथल से, बनावली से बैलगाड़ी के चलने की साक्ष्य की प्राप्ति यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आगे हम बढ़ते हैं अब थोड़ा सा।
एक चीज को और देखते जैसे सिक्के। अब देखो जैसे होता क्या है, जैसे आपने व्यापार को देखा, शिल्प हुआ तो व्यापार आ गया। व्यापार मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगहों का एक सामान को भेजना, बेचना, ठीक है। उससे लोगों को मुनाफा होती थी, अधिशेष की स्थिति उत्पन्न होती थी। तो वस्तुओं को खरीदने के लिए पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। एक वस्तु से जैसे वस्तु के बदले वस्तु, जैसे मुझे ये फोन है, हमें पेन चाहिए, तो इसने क्या किया, मुझे मुझे क्या दे दिया, फोन दे दिया। हम जैसे हमको फोन चाहिए, इनके पास पेन है, तो वो क्या करेंगे, मुझे पेन दे देंगे, मेरा फोन ले लेंगे। तो उपयोगिता पे बल दिया जाता था कि उनको भी फोन चाहिए, हमें भी क्या चाहिए, पेन चाहिए, तब तो ये हम खरीद बिक्री कर सकते थे ना। तो लेकिन धीरे धीरे मानवों ने, इस समय भी वस्तु विनिमय प्रणाली होगा, कुछ कुछ चीजों में जो वाइटर सिस्टम है ये होगा, लेकिन यहां पे देखा जाता कि सिक्के का भी प्रचलन देखने को मिलता है, क्योंकि शिल्प हो गया, बड़े लेवल पे नगरीय सभ्यता है, तो सिल्क का भी, तो सिक्के का भी प्रचलन होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कुछ सिक्के देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, कभी कभी पे जैसे मान के चलो, ज्यादातर तो सिक्के नहीं देखने को मिलता है, ज्यादातर यहाँ पे यदि कहा जाए ज्यादातर नहीं देखने को मिलता है। मुख्य तौर पे यहाँ पे यदि देखा जाए तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी मौजूद, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। जैसे ये राम है, ये क्या है, श्याम है, श्याम के पास पेन है, राम के पास पेन है, और श्याम के पास कॉपी है। अब देखो, राम को चाहिए कॉपी, श्याम को चाहिए पेन, तो दोनों की आवश्यकता है ना, तो ये क्या करेंगे, इनको दे देंगे, ये क्या करेंगे, इनको दे देंगे। तो बट अब कभी कभी उस समय में क्या होता था नहीं, मान के चलो कहीं महंगा, जैसे चांदी है तो बहुत महंगा हुआ करते थे। अब किसी को चांदी और किसी को चावल चाहिए, तो फिर यहाँ पे पेच फंस जाता था। तो हालांकि वहां पर उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, लेकिन धीरे धीरे इस काल में कुछ और चीज को देखा जाता है। इस काल में जो है जैसे अभिलेख युक्त सर्वाधिक मुद्रा की प्राप्ति, सिक्के की प्राप्ति हड़प्पा से देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या, उस समय के जो मुद्रा थे, मुद्रा का भी प्रचलन था, ऐसा नहीं कि मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली भी थी, मुद्रा का भी प्रचलन था, लेकिन वो अभिलेख युक्त था, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो उस समय में इस तरह का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, मुद्रा भी देखने को मिलता है, यानी कि सिक्के का भी थोड़ा सा प्रचलन था। हड़प्पा काल में सिक्के का भी प्रचलन था, लेकिन वो कैसा सिक्का था, अभिलेख युक्त। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ किस काल में अभिलेख युक्त सिक्का देखने को मिलता है, तो हड़प्पा काल में अभिलेख युक्त सिक्का देखने को मिलता है। तो हो सकता है बड़े बड़े लोग, जैसे कोई उस समय में पैसे वाले लोग होंगे, जिसके पास चांदी बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, तो ऐसे मुद्रा का वो यूज करते होंगे, तो ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप सिक्कों को भी देख लिया, कैसा सिक्का था, अभिलेख युक्त है, जनरली वस्तु विनिमय प्रणाली का ही प्रचलन था, ठीक है। तो ये है। अब देखो थोड़ा सा हम लोग शहर को देख लेते हैं, शहरों को देख लेते हैं, ठीक है, शहर को देख लेते हैं, ठीक है। शहर को हम लोग देख लेते हैं। देखो इस समय के जो भी शहर थे, जैसे बहुत सारी विशेषताएं थी, इनकी बहुत सारी विशेषताएं थी, विशेषताएं बहुत सारे थे। जैसे इसकी विशेषताएं कौन कौन है, जैसे उस समय में नियोजित मकान थे, बहुत बढ़िया तरीके से मकान का निर्माण किया गया था, नियोजित मकान थे। आपको पता है कि पक्की ईंट मानवों ने बनाना सीख लिया था, ठीक है, शिल्प में बताए थे पक्की ईंट का प्रयोग करना सीख गए हैं, तो नियोजित मकान होंगे इसके पास, जो शहर वाले क्षेत्र हैं उसमें नियोजित मकान होंगे। शासक वर्ग की उपस्थिति होगी, बताएंगे आगे चल के जब हम लोग उसके राजनीतिक इतिहास को पढ़ेंगे। शासक वर्ग की उपस्थिति होगी, ठीक है। शहर में नियोजित मकान भी है, अच्छे मकान है। अब देखो कोई
जैसे पक्की ईंट में रह रहा है, किसी का घर पक्की ईंट में है। कहीं पे जब हड़प्पा शहर को हम देखते हैं तो कहीं पे क्या है कि ऊंचे स्थान पे कोई रहते थे। जैसे ये जगह जब हम लोग नियोजन पढ़ेंगे तो इसमें पाएंगे यहाँ पे कोई रह रहा है। इसका घर देखा जाता है थोड़ा सा ऊपर है, इसका घर देखा जाता है थोड़ा सा नीचे है यहाँ के लोगों का। जब हम लोग पढ़ेंगे नियोजन को तो हम बढ़िया से पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो उच्च कोटि के लोग हैं जो शासन करते थे उनका भी साक्ष्य देखने को मिलता है। तो वो कहाँ रहते थे? शासक वर्ग शहर में रहते थे, ठीक है, गांव में नहीं रहते थे। अभी भी शासक वर्ग कहाँ रहते हैं? शहर में ही रहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो जैसे यहाँ पे कुछ विकसित शुल्क भी जैसे विकसित टैक्स जिसको बोलते हैं शुल्क, विकसित शुल्क एवं व्यापार भी देखने को मिलता है इस काल में। जैसे मान के चलो बहुत लोग ऐसे थे जो कृषि कार्य करते थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर कृषि कार्य में संलग्न लोग देखने को मिलता है। जैसे अभी बताए थे कि शिल्प है, ठीक है, बहुत सारे चीज का निर्माण किया गया है। तो अभी जितना भी कृषि के अलावा जो भी चीज आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? गैर कृषि। कहाँ पे होंगे गैर कृषि कार्य? शहर में होंगे। अभी के टाइम में भी गैर कृषि कार्य कहाँ होते हैं? शहर में ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद मान के चलो शहर में जो है जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। सारा चीज अभी से रिलेट करो। कहने का मतलब ज्यादातर लोग, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होगा? जैसे ये है, ये मान के चलो इतना लोग गांव में इतने जगह पे फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन अब शहर में क्या होता है ना कि इतने जगह में इतने लोग, यहाँ पे जितना लोग फैला बस इतने जगह में इतना लोग फैला हुआ है। कहने का मतलब वहां पे कम जगह पे ज्यादा लोग रहते थे, तो जनसंख्या घनत्व शहर का ज्यादा होता था, जो अभी के टाइम में भी है। क्या मेरी ये क्वेश्चन समझ में आया? तो ये सारा चीज शहर के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे शहर देखने को मिलता है, इसमें हड़प्पा भी एक शहर है, मोहनजोदड़ो शहर है, वहां पे कैसा नियोजित मकान है। शहर में कौन रह रहे हैं? शासक वर्ग की उपस्थिति कहाँ पे है? शहर में है। विकसित शुल्क है शहर में क्या व्यापार की व्यवस्था ज्यादा थी। गैर कृषि कार्य लोग कहाँ करते थे? शहर में करते थे। शहर का जनसंख्या घनत्व क्या था? वो ज्यादा था, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया बहुत सारी चीज को, ठीक है। अब मेरे फोन का थोड़ा सा बैटरी भी ऑफ होने वाला है, तो देख लो। हमने कृषि को देख लिया, पशुपालन को देख लिया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, उसके बाद बताओ कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, व्यापार हो गया, उसके बाद शिल्प हो गया, उसके बाद शिल्प के बाद बताओ क्या देखे थे हम लोग? शिल्प के बाद क्या देखे थे बताओ? परिवहन हो गया, परिवहन को भी देख लिए हैं। उसके बाद हम लोग शहर को भी देख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज को हमने देखा था। तो आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग प्रॉपर नोट्स का रिवीजन कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में एडजस्ट करना सीखिए, क्योंकि मैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपके समक्ष कॉन्सेप्ट को रख रहा हूँ, ठीक है। बाद बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत